हे एवरीवन, वेलकम बैक। हमने पिछली लास्ट 3 वीडियोस में मेन से रिलेटेड सोर्सेज और स्ट्रैटेजी डिस्कस करी। हमने इंग्लिश की, रीजनिंग की और क्वांट्स की तीनों की फ्री सोर्सेज और स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो और आप लोगों को देखनी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव हमारे दो एग्जाम में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमें दो एग्जाम में करनी होती है, एक हमें करनी होती है एसबीआई में और एक करनी होती है आईबीपीएस में। दोनों के पीओ एग्जामिनेशन में ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है। ना किसी क्लरिकल लेवल पेपर में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, ना आरआरबी के पेपर में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। आरआरबी के पेपर में कंप्यूटर होता है डिस्क्रिप्टिव की जगह। डिस्क्रिप्टिव हमारे दो एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है, और दो बड़े एग्जामिनेशन में आते हैं एक्चुअली। और एसबीआई में इसका वेटेज होता है 50 नंबर का और आईबीपीएस में होता है इसका 25 नंबर का वेटेज। डिस्क्रिप्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज स्कोरिंग एज वेल। अगर आप अपना एसबीआई का पेपर दोगे और आप पेपर बाद में घर आके एनालाइज करोगे तो आप उसे समझ पाओगे कि मतलब आपने जितने भी सेक्शन अटेम्प्ट किए हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज होता है ना, तो वो डिस्क्रिप्टिव का होता है, क्योंकि पूरे पूरे 50 नंबर आते दिखते हैं कि इसमें से 50 नंबर में से मार्किंग होगी। मतलब इतना हम और सेक्शन से टोटल अटेम्प्ट नहीं कर पाते जितना डिस्क्रिप्टिव से हम नंबर गेन कर सकते हैं। और जब हमारा रिजल्ट आना होता है और हमें जो एक होप देता है ना, वो डिस्क्रिप्टिव ही देता है। हमें पता होता है कि हमने बाकी सेक्शंस कितने करे हैं और उससे उतने नंबर नहीं आते जितने नंबर डिस्क्रिप्टिव से आ सकते हैं। हम यही होप करते हैं कि काश हमें डिस्क्रिप्टिव में 30 अबव, 35 अबव, 40, मतलब कितने भी अबव मिल जाए ताकि हमारे कट ऑफ से नंबर ज्यादा हो जाए। डिस्क्रिप्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और यह बहुत बेहतर तब समझ पाओगे जब आप अपने एग्जामिनेशन दे के आओगे और आपको अपने हर सेक्शन का आइडिया होगा कि आपने मैथ्स में कैसे किया, रीजनिंग में आपके कितने नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आएंगे, इंग्लिश में हमें पता होता है हमारी एक्यूरेसी कैसी है कैसी नहीं, और जीके का तो तभी पता चल जाता है कि कितने मार्क्स हम स्कोर कर रहे हैं। सब देखोगे सबसे भारी जो रोल प्ले करता है वो डिस्क्रिप्टिव ही करता है, स्पेशली उस एग्जामिनेशन में जिसमें इसका वेटेज 50 मार्क्स का है। 30 इज फॉर एसे एंड 20 इज फॉर लेटर। इनिशियल डेज में जब मैंने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की थी, मतलब हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए, करना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। जैसे एक टॉपिक किसी टीचर ने दिया होगा हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, तो देखो सिर्फ मैं 4 ही लाइनें लिख पाई, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन जिसको लिखना पसंद है। मुझे इतना डिस्क्रिप्टिव लिखना पसंद नहीं है, मैं नहीं लिख पाई थी ज्यादा। बट जब ये मेरे शायद फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है, जब मैंने एसबीआई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। एक तो मेरे पास टाइम की भी शॉर्टेज थी उस वक्त, और ना मुझे उस वक्त मेंस की और मार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस पता थी। बट जब मैं सेकेंड टाइम दे रही थी तब मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी के साथ दिया था। अब अपनी शॉर्ट कमिंग को मैं उतने अच्छे से तो टैकल नहीं कर पाई कि मैंने लिख लिख के देखी चीजें, बट मैंने उतना कर लिया कि मुझे था कि अब मैं लिख लूंगी एग्जाम में अगर कुछ आएगा। हम एक एक करके बात करते हैं, तब आपको क्लियर होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की, क्योंकि एस्से और लेटर में जो सबसे इजी होता है लिखना वो होता है लेटर। अब हमारे एग्जामिनेशन में हमें 3 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं और हमें उनमें से एक लिखना होता है। उसमें आपको फॉर्मल भी मिलता है, आपको इनफॉर्मल लेटर भी लिखने के लिए मिलता है। हमेशा जो चूज करना चाहिए वो इनफॉर्मल ओ फॉर्मल लेटर चूज करने चाहिए, फॉर्मल लेटर चूज करने चाहिए ओवर इनफॉर्मल लेटर। क्योंकि जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं ना, उसमें ऊपर की 4 लाइनें फिक्स होती है, नीचे की मतलब ऊपर की 2 लाइनें फिक्स होती है, नीचे की 2 लाइन फिक्स होती है। बस बीच में जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी में 2-4 फालतू लाइनें ऐड करके बढ़ा दो और हो जाता है। और ऊपर का पैटर्न, मतलब ऊपर का जो हमारा एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गई, फिर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, उतना कंटेंट ऊपर हो जाता है। और फिर नीचे थैंक यू वैंक यू और जल्दी जल्दी एक्शंस लेना, ये सब मतलब लाइनें, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या लाइनें आपको लिखनी है, ऊपर का लिखना है, नीचे का लिखना है, बस बीच में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है। है मतलब मतलब काफी जो लेटर है ना कंटेंट, वो हम खुद से कवर कर लेते हैं। हमें लेटर में 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, 150 में से मतलब 100 वर्ड्स तो हम खुद से घर से रेडीमेड बना के लेके जा सकते हैं। सिर्फ 50 वर्ड्स होते हैं जो हमें बीच में लिखने होते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। हमेशा फॉर्मल लेटर चूज करना चाहिए ओवर इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को लिखे जाते हैं, और इनफॉर्मल वो होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इन सबको लिखते हैं। अगर अब मैं कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस की बात करूं तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो जो मैंने लिखे थे, ठीक है, ये मैंने कुछ लिख के अपने लिए देखे थे जब मैंने प्रैक्टिस की थी, तो ठीक है। और एक सेकेंड,
हाँ, तो ये सब मैंने प्रैक्टिस किए थे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, शायद 4-5 तरीके के लेटर होंगे जो मैंने लिख के देखे थे। तो कॉमन सब्जेक्ट्स पे थे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आती है ना, मतलब जब हमारा डिस्क्रिप्टिव का मतलब जब भी हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आने होता है, तो अलग-अलग वेबसाइट्स निकालती हैं कि इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लो, या कई सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वो कुछ-कुछ टॉपिक्स बता देते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को बस प्रैक्टिस करके देख लिया था, मतलब ताकि वही ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें याद हो जाएँ, और थोड़ा बहुत देख के लिख लिया था। ठीक है? मैं सबको धीरे-धीरे स्क्रॉल कर लेती हूँ ताकि आप रीड कर सको, अगर आपको रीड करना है तो। फ़ॉन्ट छोटा कर देती हूँ ताकि ईज़िली दिख जाए थोड़ा। ठीक है? सो देखो, सबसे पहले तो एड्रेस लिखना होता है, इससे आप फॉर्मेट भी देख सकते हो। मैंने एग्जैक्टली यही फॉर्मेट एग्जाम में लिखा था। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना होता है, पिन कोड। उसके बाद क्योंकि मेरा जो एसबीआई पीओ मेंस था वो 2 जन को था, तो मैंने उसी हिसाब से डेट लिख ली थी। ठीक है? आपका भी जब भी एग्जाम हो, आप हमेशा वही डेट डाल के लिखना ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। फिर आपको बैंक को, ये दिखता है ना, फॉर्मल लेटर जो आते हैं वो बैंक को ही लिखने के लिए आते हैं। ऐसा हो सकता है कि और भी किसी चीज पे आते हैं, कि रोड पोल्यूशन, रोड पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, या फिर साउंड पोल्यूशन के ऊपर कुछ आता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, बट बैंक से रिलेटेड तो आता ही आता है। तो मैंने बैंक से रिलेटेड ही प्रैक्टिस किया था। और सब्जेक्ट वगैरह लिखना होता है, फिर डियर सर करके लिखना होता है। फिर आपको अपनी फेवरेट ऊपर की दो दो सेम लाइनें, आप देखना मैंने सब में सेम ही लाइनें यूज करी ऑलमोस्ट, आपके मेरे पास बहुत सारी लाइनें थी, बट फायदा क्या है, एक लाइन याद करो, उसी को चेप दो बस। ठीक है? सो आप रीड कर लो। फिर ये स्टार्टिंग की लाइन लिखनी होती है, बीच का कंटेंट लिखना होता है, और नीचे कंक्लूजन लिख के योर्स फेथफुली और अपना नाम लिखना होता है। सो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है? आप थोड़ा पॉज वॉज करके देख लेना, अगर आपको देखना हो तो रीड कर लेना। ठीक है? तो एक टॉपिक मैंने जो कवर किया था वो था अपडेशन ऑफ केवाईसी डिटेल। दूसरा किया था क्लोजर ऑफ करंट डेबिट कार्ड एंड इशुएंस ऑफ न्यू कार्ड। इसको भी देख लो। सब जगह सेम लाइन ही दिखेंगी आपको। सेम ऐसे ही मैंने अपने एग्जामिनेशन में लिखा था। थर्ड टॉपिक मैंने किया था अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन। चौथा था टू ब्लॉक माई डेबिट कार्ड। और ये भी साथ साथ ये वाला भी पढ़ लो, टू नो मनी रिसीव फ्रॉम एटीएम एंड अमाउंट डिडक्टेड, ये वाला करके। ठीक है? तो पूरी मतलब बीच में बस बीच का आपको लिखना है, बाकी तो सब हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा था लॉस्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द टर्म डिपॉजिट। ठीक है? ऐसे करके मैंने ये कुछ 5-6 प्रैक्टिस किए थे बस, और इसी में काम मेरा चल गया था। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने अपने जब मेरा प्री का एग्जाम, मेंस प्री का एग्जाम हो गया था और रिजल्ट भी आ गया था, उसके बाद ही मैंने डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस की थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं था, और दूसरी बात डिस्क्रिप्टिव डजंट रिक्वायर दिस मच ऑफ एफर्ट। ठीक है? आपको सिर्फ अपनी देखो, ये सब मिला लिख के एक बार अपना जो भी आपने लिखा, इसको आप ग्रामरली पे चेक कर लेना। मैंने सबको लिख के ना ग्रामरली पे चेक किया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्रामरली है। ठीक है? फ्री ऑनलाइन राइटिंग असिस्टेंट, इस पर क्लिक करना, और ये आपको दिख जाएंगे। ठीक है? कुछ सैंपल्स थे जो मैंने लिखे थे, तो इसको आप क्लिक करोगे ना, तो आपको अपनी गलतियां वो दिखा देगा। यहाँ पे आपको स्कोर स्कोर दे देगा। ठीक है? करेक्टनेस बता देगा। कोई गलती होगी ना, जैसे मैं यहाँ पे द हटाती हूँ, देखो आ गया ना रेड रेड लाइन, मतलब कोई गलती है। आप इस पे होवर करोगे, तो क्लिक करोगे तो दिखा देगा कि द टर्म आना चाहिए, तो ऐसे करके आप करेक्ट करके पढ़ लेना। बाकी जो ये इनके पेड आप लोगे तभी इसमें पता चलेगी, बट कोई बात नहीं, इतनी भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जितना फ्री में पता चल रहा है उतना कर लो। तो यहाँ पे आपको दिखाता है वो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, क्या करेक्टनेस है, क्या क्लैरिटी है, कितना इंगेजमेंट है, डिलीवरी कैसी है। ठीक है? सब वो दिखा देता है। तो ग्रामरली पे आपको
चेक जरूर करना है कि आपने जो लिखा है वो कितना सही है और कितना गलत है। सब आप देखो कि ग्रामरली, मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जैसे ग्रामरली एक हो गया, ऐसे और भी होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये हमारा ओवरऑल स्कोर दिखा देता है। अब आप सोचो कि एसबीआई और आईबीपीएस जैसी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपको लगता है कि लोग मैनुअली चेक करते होंगे? देखो ये तो किसी को भी नहीं पता कि चेकिंग कैसे होती है, मैनुअली होती है वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। बट आप खुद ही सोचो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये एक एक लोगों के चेक नहीं करेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो स्कोरिंग भी दे देते हैं इवन बच्चों को? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चेक होता है। तो कोई भी हम लेटर लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, उसका जो मेन जो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, वो रखना चाहिए कि आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ग्रामर सही यूज करनी है, क्योंकि ग्रामर ही वो चीज है जो वो पकड़ेगा। आप नॉर्मल शब्द लिखो, ठीक है, बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने सिर्फ एक रोबोट को, एक मशीन को आपके आपका ऐसे आपका लेटर पढ़ना है, और उसको सिर्फ आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, कंटेंट तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि पूछ कुछ रहा हो और लिखा आप किसी और चीज के बारे में रहे हो। तो कंटेंट ठीक होना चाहिए, और अपनी स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने सही लिखा, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ठीक है। 150 मतलब 150, प्लस माइनस प्लस 10 15 10 10 12 शब्द ऊपर चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं, दोनों में, ऐसे और लेटर। ठीक है, तो आपने कुछ लेटर्स की मेरी ओपनिंग लाइंस ऑलरेडी देख ली कि मैं क्या क्या ओपनिंग लाइंस यूज करती थी। अब मैं आपको कुछ और ओपनिंग लाइंस बता देती हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप लिख लेना, ठीक है। आई एम वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ योर बैंक, अपनी कोई भी ब्रांच का नाम आप दे सकते हो, जैसे कि लाजपत नगर ब्रांच। आई होल्ड अ सेविंग्स अकाउंट हेयर, माई अकाउंट नंबर इज दिस, थ्रू दिस एप्लीकेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू, आगे जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर सेकंड आप दे सकते हो, इट हैज बीन एन ऑनर टू हैव एन अकाउंट इन योर प्रेस्टिजियस बैंक, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, कहीं यूज कर सकते हो। थर्ड, आई हैव कम टू नो दैट योर बैंक प्रोवाइड्स लोन टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स to pursue higher studies. I should like to be considered for grant of loan under this scheme. इसको मैंने अपने एजुकेशन लोन के अंदर यूज भी किया था, ठीक है। उसके बाद आई प्रॉमिस यू दैट आई शैल अबाइड बाय ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन, आई विल बी हैप्पी टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच यू मे रिक्वायर इन दिस कनेक्शन, ठीक है, ये सब लाइन है। फिर एक अगली है, देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्रोसेस माय रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड इशू मी अ न्यू, कुछ भी हो सकता है, डेबिट कार्ड, चेक बुक, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आप कुछ लिख सकते हो, तो आई डू होप यू विल लुक इन टू द मैटर, ये कंक्लूडिंग लाइन हो गई, ठीक है। आई डू होप यू विल लुक इन टू द मैटर एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। और लिख सकते हो, आई हैव ट्रांजेक्टेड विद योर बैंक फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड आई एम completely satisfied with the services provided by your bank। और आप ओपनिंग लाइंस का दे सकते हो, आई एम अ प्लैटिनम सेगमेंट अकाउंट होल्डर बियरिंग अकाउंट नंबर दिस इन योर बैंक एंड आई एम राइटिंग दिस टू इन्फॉर्म अबाउट एन इशू दैट आई रिसेंटली फेस्ड वाइल, फिर जो भी टॉपिक में मेंशन हो। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू दिस मैटर एंड टेक प्रॉम्प्ट या फिर स्विफ्ट एक्शन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू डूइंग द नीडफुल। उसके बाद नेक्स्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर, या अगर आप न्यूज़पेपर पर आर्टिकल लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर एंड अराउज पब्लिक इंटरेस्ट सो दैट द ऑफिशियल्स पे सम हीड टू इट, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू लेवल अप द डैश इन द सिटी, मतलब कुछ भी जो भी रिलेटेड हो, कि वी नीड टू वर्क टुगेदर टू लेवल अप द, जो भी हो, ठीक है। और एक कंक्लूडिंग लाइन और क्या हो सकती है, योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है। अगर कोई चीज हो कि आपको बोलनी हो, कुछ कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हो, जैसे मैंने एक फ्रेज लिखा है, मैंने कहीं रीड किया होगा, जैसे कॉस्टिंग ऑफ फॉर्च्यून। कॉस्टिंग ऑफ फॉर्च्यून मतलब बहुत ज्यादा कोई पैसे लग रहे हो किसी चीज में, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तो ऐसे एक फ्रेज यूज कर सकते हो, कॉस्टिंग ऑफ फॉर्च्यून। और ये भी लिख सकते हो, आई हैव, अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं इस लेटर में मुझे किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो लिख सकते हो, आई हैव अटैच द कॉपी ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स विद दिस लेटर, ठीक है। और जैसे आपको चेक बुक इशू करानी है, तो बोलो कि मेरी चेक लीव खत्म हो गई है, ठीक है, चेक लीफ बोलते हैं, LEAF लीव, ठीक है, कि चेक लीव्स खत्म हो गई है इसलिए मुझे चेक बुक इशू करानी है। तो ये कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, या फिर थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सर्विसेज अगर आपको किसी बैंक वाले को लिखना है, अटेंशन के लिए अगर आपको किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, या आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन्स थी। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया कि आपको लेटर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप लेटर अटेम्प्ट करो, आपको 30 मिनट्स लिखते हैं मिलते हैं फॉर बोथ लेटर एंड एस्से, तो कोशिश करो 10-12 मिनट में आप अपना लेटर पूरा लिख लो। बाकी टाइम आप अपने एस्से को दो, क्योंकि एस्से इज टाइम कंज्यूमिंग।
अब लेटर लिखना तो आसान था, ठीक है, ऊपर की 2 लाइनें पता है, नीचे की पता है, बस बीच में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन में दिया उसे मोल्ड करके लिख दो, ठीक है। लेकिन ऐसे के लिए आपको पूरा सोचना पड़ता है कि क्या लिखो और क्या नहीं। सो काफ़ी मैं इसके लिए रिलक्टेंट थी लिखने के लिए, मुझे बहुत ही बेकार लगता था लिखना। सो मैंने क्या किया था कि मैंने ना मतलब ऐसे नहीं है कि कोई आप जैसे आपको टॉपिक लिखना है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना है, तो ऐसे नहीं है कि आप सोचो बैठो, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे जो रिलक्टेंट फील करते होंगे लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव। तो अगर कोई लिखने में अच्छा है, होते हैं बहुत से लोग जिनको अच्छा लगता है लिखना वगैरह, और तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, वो आराम से लिख सकता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पसंद, वो लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल पूरा रीड करो, ठीक है, कहीं पे भी आप गूगल पे रीड करो, एक वेबसाइट से, 2 3 जितनी भी मर्जी आपको वेबसाइट पसंद हो उससे रीड करो। फिर आप अपने कट कॉपी का यूज करके अपने फोन के नोट्स में ऊपर डालना ग्लोबल वार्मिंग हेडिंग, और उसके बाद कट पेस्ट करके पूरा जो जो आपको लाइनें अच्छी लगी, जो जो लाइनें इजी लगी, वो आप अपने नोटपैड में सेव कर लो, नोटपैड में अपने नोट्स में सेव कर लो। ऐसी एक ग्लोबल वार्मिंग हो गया पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। मेरे टाइम पे क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी तो हमेशा एक फेवरेट टॉपिक होते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी मैंने प्रिपेयर किया था। जेंडर इशू एक अच्छा टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करो। एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट, इसको प्रिपेयर करो। और वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, इन सब ये कुछ ऐसे कॉमन कॉमन टॉपिक हैं। और जैसे जैसे आप अभी आगे बढ़ोगे और एक साल में जो भी करंट कोई हैपनिंग होगी, मतलब जैसे हमारे टाइम पे वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा था, तो 2020 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें वर्क फ्रॉम होम पे ही आया था, क्योंकि वो बहुत ही एक जनरल टॉपिक भी था और करंट टॉपिक भी था। हमारे जो एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज से रिलेटेड टॉपिक है ना, मतलब एक जनरल टॉपिक ही आता है, so आपको इतना वरी नहीं होना कि कोई बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक आएगा। वैसे जो आईबीपीएस का पेपर था उसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड आया था। मतलब आपको न्यूज़पेपर तो देखो आप पढ़ते हो, मैंने आपको सजेस्ट किया ही था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप ऑलरेडी हर चीज़ से अवेयर रहोगे। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इनटू दी कुछ नहीं आता कि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। आप एक जनरल टॉपिक की समझ रखोगे तब भी आप कर सकते हो। अब एस्से को कैसे हमें एक इफेक्टिव एस्से बनाना है, और कैसे हम कम अपने शब्द यूज करके ज्यादा लिख मतलब रटा हुआ चीज थोड़ा यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कोट्स याद किए थे, ठीक है, क्योंकि कोट्स ऐसी चीज है जो मतलब हम पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। एक तो रीडर को भी इम्प्रेस करती है वो, दो कोई रीडर है नहीं, मुझे जो लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि एआई ही हमारा चेक करती है। लेकिन हमारे कुछ शब्द कवर हो जाते हैं, और कोट्स मुझे वैसे ही पढ़ने अच्छे लगते हैं, तो मैंने कुछ कोट्स प्रिपेयर किए थे, और मैंने अपने एसबीआई के एग्जाम में 2 से 3 कोट्स लिखे थे, ठीक है, हर कोट एक एक पैराग्राफ में। सो मैं कुछ कोट्स आपको बता देती हूँ, आप सुन लो, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लेना, ठीक है। जैसे पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस, ये पॉवर्टी से रिलेटेड, इससे आपको ये पता चल गया कि आपको पॉवर्टी से रिलेटेड भी एक पैराग्राफ एक ऐसे अपना प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको सारे अपने नोट्स में सेव कर लेना है, तो आप अपने नोट्स में सेव कर लो और फिर उनको 2 3 4 5 बार रीड करो। तो ये कुछ ऐसे आपने ऑलरेडी जनरल टॉपिक्स पढ़ लिए हैं कि अगर कोई मतलब अगर कोई घुमा के कोई इससे रिलेटेड, लेकिन अगर कोई भी ऐसे आएगा तो आप लिख लोगे, क्योंकि आपने कुछ तो कंटेंट उससे रिलेटेड पढ़ा ही है। तो जो भी आपको जनरल टॉपिक लगता है ना, पोल्यूशन, जेंडर को लेके, और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, इन सब से रिलेटेड, ठीक है, आप देख लेना। और कुछ मुझे मिस हो रहा हो तो जो भी बहुत जनरल टॉपिक है इनको पढ़ लेना, क्रिप्टो करेंसी पढ़ लेना, हमेशा ही रहता है एक हॉट टॉपिक, तो इन सब चीजों का आप पढ़ लेना, और इनसे रिलेटेड जो भी ऐसे आएंगे आपके पास उससे पढ़ा हुआ कंटेंट होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ कोट्स पे जो आप लिख लेना। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन द स्कूल्स, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। चौथा है, वी डोंट इनहेरिट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन। फिफ्थ, आइडियाज चेंज द वर्ल्ड, स्टीव जॉब्स ने बोला था ये। सिक्स्थ, द फास्टेस्ट वे टू चेंज द वर्ल्ड इज टू मोबिलाइज द women. Seventh, freedom cannot be achieved unless women have been emancipated from all forms of oppression. Eighth, ये वाली मेरी फेवरेट भी है, देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, ठीक है, हर हर किसी के लिए उसकी जरूरत के लिए बहुत है, लेकिन लालच की कोई अंत नहीं है। तो काफी अच्छी और रिलेटेबल भी है सब हम सभी से। उसके बाद नाइन्थ है,
द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज द हाईएस्ट कॉलिंग ऑफ लीडरशिप। तो इससे पता चलता है कि हम लीडरशिप के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन इज सिंपली द सोल ऑफ अ सोसाइटी एज इट passes फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट है एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी एवरीवेयर। नेक्स्ट, I may not agree with what you say, but I will fight for your right to say it anyway. Next, if we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. ठीक है, काफी रिलेटेबल भी है वाली तो। फिर नेक्स्ट है you educate a man, you educated a man, you educate a woman, you educated a generation. ठीक है। फिर सेकेंड लास्ट है एवरी कॉइन हैज टू फेसेस एंड द लास्ट वन और काफी अच्छी भी है वाली, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। जो बोली है बराक ओबामा ने। ठीक है, तो ये कुछ मैंने कोट्स याद कर लिए थे और ये काफी अच्छे कोट्स भी हैं, मुझे पसंद भी है कोट्स रीड करने और ये अच्छे भी थे और लिख सकते हैं, बहुत ही जनरल थे, कोई भी स्पेसिफिक नहीं था। जो हमारी डेली वो होती हैं, मतलब रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी में टॉपिक्स होते हैं उसी से रिलेटेड थे। ठीक है, सो अगर अब हम इन सब चीजों को कंक्लूड करें, सो द फाइनल स्ट्रैटेजी आई वुड से विल बी कि आप लेटर को ओवर एम्फसाइज मत करना। ठीक है, ज्यादा आपको एस्से पे फोकस करने की जरूरत है और एस्से के लिए भी आप अपनी जनरल जो आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो उसको बस ऐसे पढ़ा करो कि आपको समझ आ रहा हो कि उसमें क्या है। अगर आपको कोई लिखने को बोल दे उससे रिलेटेड तो लिख सको आप। अब बहुत से लोगों को होता है ना, समझ ही नहीं आता कि एडिटोरियल में मतलब हम आगे पढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं, मेरे साथ भी होता था। तो आप एक भी पैराग्राफ पढ़ो ना, उसे सिर्फ अपनी 2 लाइन की समरी में बोल दो कि उसने क्या बात बोली है, बस 2 लाइन निकाल दो उसमें से कि इसने इस बात में ये बात बोली है इस पैराग्राफ में। अगर आप हर पैराग्राफ में से अपने शब्दों में 2 लाइनें निकाल लोगे ना, सोचोगे कि इसने सामने वाले ने बस ये बात बोली है इस पैराग्राफ में, तो आपको समझ आ जाएगा कि पैराग्राफ क्या बात कर रहा है पूरा। ठीक है, तो आपको लेटर में फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना है और ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस याद करके जानी है, बीच की थोड़ा बहुत लिख देना है, ऊपर और नीचे का मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे लिखना है। हाँ, एक और चीज, एग्जाम में क्या होता है, आप जैसे आपको हमारे यहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है ना, एक के बाद स्पेस दिख रही है या स्पेस दिख रही है, एग्जाम में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, कोई स्पेस स्पेस आता नहीं है, तो एग्जाम में पैनिक भी नहीं करना और चिल्लाना कुछ नहीं है, अपना चुपचाप काम करना है। यहाँ पे वहां पे नहीं होता। ठीक है, वहां पे आपको सब ऐसे ऐसे दिखेगा लिखा हुआ। ठीक है, सब वहां पे ऐसे ही चलता रहेगा, वो आपके साथ नहीं सबके साथ भी ऐसा है। ठीक है, तो ये था। और अब मैंने वैसे बोल ही दिए, बता ही दिए सारे, फिर भी अगर आपको इनकी रिटर्न में देखने हो, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कॉपी में जो ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस मैंने बताया, जो कोट्स बताया, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। एक और मैंने एस्से लिखा हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। एक्चुअली जब मैंने इनिशियल ये स्टार्ट किया था कि वैसे कुछ साइट से पढ़ के अपने लिए कंटेंट लेके आऊंगी, खुद से सोच के लिखना मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ रीड करके फिर लिखूंगी, याद करके, तो 2-4 शब्द याद किए हुए, 2-4 खुद के, तब जाके मैं लिख सकती हूँ। सो मैंने जो एक ऐसे था ना, वो मैंने खुद पेन पेपर पे लिखा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और फिर मैं नोट्स वाले जो मैंने आपको मेथड बताया कट कॉपी करने का, उस पर स्विच कर गई थी। बट एक मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इसकी भी फोटो आपको भेज दूंगी। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये पैराग्राफ था पूरा। सो यही था बस। ध्यान किस चीज का रखना है आपको, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और वो क्या बहुत सिंपल यूज करनी है, बिल्कुल कोई फैंसी शब्द याद नहीं करने, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल लिखते जाना है और कंप्लीट करना है, वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। ठीक है, बहुत ओवर नहीं लिखना, वर्ड लिमिट से 10-12 शब्द बस, इससे ज्यादा नहीं। टाइम डिवाइड कैसे करना है कि 30 मिनट्स है तो 12 मिनट आप ऐसे को दो। ठीक है, 15 मिनट आप लेटर को दो, ओ 12 मिनट आप लेटर को दो, 15 मिनट आप ऐसे को दो, बचते हैं 3 मिनट। 3 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करो अगर हो पाता है तो, क्योंकि उनके जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर बोल लो वो काफी खराब है, जो एग्जाम्स में, दोनों एग्जाम्स में है। मतलब आप ऊपर करने, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट कोशिश करना, अगर टाइम होगा आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी, जैसे आप ऊपर करने जाओगे तो एडिट नहीं होगा, काफी टाइम लगेगा एडिट होने में, जो भी है। ये सब तो करनी पड़ेंगी टैकल। सो इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करती हूँ, और नेक्स्ट वीक में एक वीडियो लाऊंगी मॉक टेस्ट के ऊपर, और डेली स्केड्यूल जो मैं फॉलो करती थी, या मेरा जो भी टाइम टेबल रहता था, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक में 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू।